students, good morning. Hope you are doing fine. Let us begin with our first lecture of Contract Act. Okay, so before I start with this particular chapter, okay, I wanted to share a couple of things with you. Okay, that is I'm sure यहाँ पे जितने भी लोग हैं उन्होंने कभी भी ये पर्टिकुलर टॉपिक है या ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट है वो कभी पढ़ा नहीं है. That is completely new for you. But I can assure you for one thing that once you are attending this lecture or you are studying this particular subject, okay, you will say that this is your most favorite subject. I can assure you with that because इतना interesting subject आपने कभी पढ़ा नहीं होगा और आप कहोगे कि भाई this is actually an interesting subject for us. Okay, now I'll tell you something very interesting. हम हमारी रोज बरोज की जिंदगी में लॉ अप्लाई करते ही है लेकिन हमें पता नहीं होता है ना. ओके, लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप समझो कहीं रोड पे चले गए या बाइक लेकर चले गए, कार से चले गए, ओके, यू आर फॉलोइंग ट्रैफिक रूल्स, राइट? व्हाट आर दोज आर लॉज फॉर योर प्रोटेक्शन, फॉर माई प्रोटेक्शन, एवरीबडीज प्रोटेक्शन, राइट? ओके, सेम वे यहाँ पे हम लोग जो पढ़ने वाले हैं दैट इज बेसिकली लॉ विच इज बेसिकली अगर हम देखने जाए तो रोज बरोज की जिंदगी में ये मस्ट है. ओके, अगर ये लॉज नहीं है, okay, then it is going to make life more challenging because see you cannot go anywhere with your complaints, correct? Okay, so law is mandatory and it is required, it is mandatory to be applied in everybody's life. Okay, now आप कहोगे कि मैम हमें लॉ सीख के क्या करना है? okay, अगर समझो आप now since you are my CA students, okay, तो ऑब्वियसली आपके पास कोई ना कोई क्लाइंट्स आएंगे जो अपने कुछ ना कुछ इश्यूज लेकर कि भाई हमें आज ये सिचुएशन में प्रॉब्लम है, वो सिचुएशन में प्रॉब्लम है, क्या हमें आप गाइड कर सकते हैं? सो यू आर एक्सपेक्टेड टू हैव एन ओवरऑल नॉलेज, ओके, ऑफ एवरीथिंग, वेदर इट इज अकाउंट्स, वेदर इट इज ऑडिट, वेदर इट इज लॉ. ओके, और ये जो लॉ सब्जेक्ट है फाउंडेशन में तो बहुत कम है बट दिस इज गोइंग टू बी देयर थ्रू आउट योर जर्नी ऑफ CA. ओके, सो आई वुड सजेस्ट दैट मन लगा के यहाँ पे ध्यान लगा के अगर ये चीज आप पढ़ते हो तो सिंस इट इज सेड इट इज अ CA फाउंडेशन, इट इज गोइंग टू मेक योर फाउंडेशन, योर बेस वेरी स्ट्रॉन्ग टुवर्ड्स योर इंटर एज वेल एज योर IPCC, आई मीन द फाइनल लेवल. ओके, सो यहाँ पे हम अपना बेस स्ट्रॉन्ग करेंगे, अच्छी तरह से जो भी कुछ माइन्यूट चीज है वो समझ लेंगे, ओके, और फिर अप्लाई करेंगे एंड देन second level, third level will be much more easy for you to crack and understand. Okay, now the first topic that I'm going to start with you today is Indian Contract Act 1872. Be there with me, मेरे साथ बने रहिए, ठीक है? किसी भी तरह का डाउट्स क्वेरीज है, ठीक है, आप मुझे पूछ सकते हो, ओके, बट just allow me to complete the concept. Okay, now we'll see Indian Contract Act 1872. Okay, now the moment I write this 1872, सबसे पहला क्वेश्चन सबके दिमाग में ये आता है, मैम ये तो 1872 में बना था, तब तो ब्रिटिशर्स का जमाना था, अभी 1872 का जो लॉ था वो अभी भी अप्लाई होता है? यस. नाउ तो वो तो ब्रिटिशर्स ने बनाया होगा, यस, ब्रिटिशर्स ने बनाया था, लेकिन नाउ आई विल एक्सप्लेन यू द बेस हाउ इट बेसिकली इट वर्क्स. ओके, 1872 में अगर समझो आप देखने जाओ, ओके, पहले के ज़माने में क्या था कि बहुत सारे मर्चेंट्स थे, ओके, जो इंडिया में आते थे, इंडिया में भी सब जो है मर्चेंट्स थे. ओके, क्या करते थे कि भाई गुड्स का जो है वो लेन देन होता था, ओके, दैट मीन्स कमर्शियल ट्रांजैक्शंस होते थे उनके बीच, ठीक है ना. जब कमर्शियल ट्रांजैक्शंस होते हैं तो पैसे की लेन देन होती है, गुड्स इन्वॉल्व होते हैं, प्रॉपर्टीज इन्वॉल्व होती है, करेक्ट? तो दोनों की तरफ से कुछ ना कुछ ट्रांजैक्शन होता है. ओके, अब जहां पे भी पैसा इन्वॉल्व होता है तो जाहिर सी बात है कि डिस्प्यूट्स होने के चांसेस है, करेक्ट? अब जब ये डिस्प्यूट्स अराइज होते हैं तो बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स होने लगे, बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होने लगे जहाँ पे पैसा इन्वॉल्व था, तो उन्होंने सोचा कि भाई वी नीड टू मेक अ प्रॉपर लॉ. सो ऑब्वियस है, जाहिर सी बात है कि कुछ तो सिचुएशन ऐसा हुआ होगा कि जहाँ पे उनको लगा कि भाई ट्रेडिंग हो रहा है, बिजनेस हो रहा है, कमर्शियल एक्टिविटीज हो रही है, तो हम लोगों को ऐसा कोई मजबूत लॉ बनाना पड़ेगा बिकॉज ऑफ विच वी कैन एक्चुअली प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द मर्चेंट्स.
तो उस समय पे जो ब्रिटिशर्स का ज़माना था, उस समय पे उन्होंने सोचा कि चलो लेट अस कम अप विद सम लॉ विच इज़ रिलेटेड टू सम कमर्शियल ट्रांजैक्शंस। ओके, तो जब ये कमर्शियल ट्रांजैक्शंस दो पार्टीज के बीच में होता है तो उन्होंने एक लॉ बना दिया कि भाई ये दोनों पार्टीज पे एप्लीकेबल होगा। ओके, अब आप कहोगे कि मैम 1872 में तो कोई हमारी इंडियन गवर्नमेंट थी ही नहीं, है ना, लेकिन पार्लियामेंट तो था, करेक्ट। तो 1872 में नॉट ओनली दिस बट देयर वर मेनी अदर लॉज विच वर मेड। ओके, नाउ आप कहोगे, और एक एग्जांपल देती हूँ इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड इट बेटर। ओके, मुझे एक बात बताओ कि पहले के ज़माने में क्या हम लोग व्हीकल्स यूज़ करते थे? नहीं यूज़ करते थे। हम लोग पहले बुलक कार्ट्स, हॉर्स कार्ट्स ये सब यूज़ करते। क्या इतने एक्सीडेंट्स होते थे? नहीं होते थे, ठीक है। लेकिन फिर बाद में उन्होंने देखा कि भाई मोटर व्हीकल्स जो है वो इनिशियली 1988 में उन्होंने एक एक्ट बनाया कि भाई जहाँ पे उन्होंने कहा कि मोटर व्हीकल्स एक्ट। क्या ज़रूरत थी इस एक्ट की? भाई मोटर व्हीकल्स तो थे, कार्स थी, बाइक्स थे, ट्रक्स थे, बसेस थे, लेकिन उनको 1988 में क्यों ज़रूरत पड़ी कि भाई हम लोगों को एक लॉ बनाना चाहिए? बिकॉज अगर कोई प्रॉपर लॉ नहीं है, ओके, अगर कोई प्रॉपर रेगुलेशंस नहीं है, अगर किसी तरह का कायदा नहीं है, ओके, तो लोगों को प्रोटेक्ट कैसे करेंगे? ओके, और जो व्हीकल्स है उसकी वजह से एक्सीडेंट्स है वो ज़्यादा बढ़ने लगे थे, जिसकी वजह से उन्होंने कहा कि भाई चलो भाई हमें कोई एक एक्ट बनाना पड़ेगा कि जिसकी वजह से वी शुड बी एबल टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द पर्सन्स हु आर ड्राइविंग और द पीपल हु आर ऑन द रोड, करेक्ट। तो इसकी वजह से उन्होंने मोटर व्हीकल्स एक्ट 1988 लेकर आए। ओके, नाउ यू वुड से कि मैम 1988 इज डिफरेंट, 1872 इज डिफरेंट। सो इन दैट केस जब यहाँ पे हमारा जो भारतीय संविधान आया, जब हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आया, ओके, तब इट वाज देयर इन 1950। ओके, लेकिन उसके पहले एक प्रोविजनल कमेटी हमने फॉर्म करी थी कि भाई ब्रिटिशर्स के जो भी सारे लॉज हम जो अप्लाई करना चाहते हैं वो सब प्रोविजनल कमेटी जो है उन्होंने कहा कि जिसकी हमें जरूरत पड़ेगी। ओके, बिकॉज जैसे हम कहते हैं कमर्शियल एक्टिविटी तो वो तो हम करने वाले हैं ही, है ना। तो इस तरह के जो लॉज थे वो उन्होंने एक के बाद एक जो है वो प्रोविजनल कमेटी ने अप्रूव करते गए, बिकॉज सी कमर्शियल एक्टिविटीज आर नॉट गोइंग टू स्टॉप, दे आर गोइंग टू कंटिन्यू, करेक्ट। एंड दैट इज द रीजन उन्होंने ये प्रोविजनल कमेटी ने ये एक्ट है वो पास कर दिया कि ये हमारे इंडिया पे भी एप्लीकेबल होगा, कि जहाँ पे किसी भी तरह का कमर्शियल ट्रांजैक्शन होगा, दो पार्टीज के बीच में किसी भी तरह के बिजनेस को रिलेटेड अगर कुछ किसी चीज़ का लेन और देन किया जाएगा तो दे विल बी फॉलोइंग दिस पर्टिकुलर एक्ट एंड दैट इज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ओके, सो एक चीज़ क्लियर हो गई कि भाई 1872 क्यों है, ब्रिटिशर्स के ज़माने का लॉ आज भी एप्लीकेबल क्यों है, बिकॉज हम लोगों ने वो लॉ हम पे एप्लीकेबल किया है। ओके, नाउ विल सी द कंसेप्ट ऑफ एक्ट। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय एक्ट? ठीक है, फाइन। सो नाउ विल सी द मीनिंग ऑफ एक्ट। व्हाट डू यू मीन बाय एक्ट? एक्ट फॉर्म होता कैसे है? ओके, नाउ बेसिकली अगर समझो, एक चीज़ हमेशा याद रखनी कि लॉ बनता कैसे है। लॉ इस तरह से बनता है कि अभी पहले कोई सिचुएशन अराइज होती है, ओके, कोई बुरी सिचुएशन अराइज होती है, तब उनको लगता है कि नहीं भाई इसको रिलेटेड कुछ तो ऐसे लॉज बनाने चाहिए कि जिसकी वजह से हम लोग पब्लिक का प्रोटेक्शन कर सके, दैट वी शुड बी एबल टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक। ओके, तब ये लॉ बनाया जाता है। तो पहले सिचुएशन अराइज हुई, फिर उन्होंने सोचा कि भी हम लोग लॉ बनाते हैं। ओके, नाउ अब आगे क्या होता है भाई, लॉ बनाने के लिए पहले क्या क्या तकलीफें होती है, ज़रूरत क्यों है, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख के एक ड्राफ्ट कमेटी तैयार की जाती है, और वो कमेटी जो है ओके वो एक ड्राफ्ट तैयार करता है कि भाई कौन सी सारी चीज़ों को हमें यहाँ पे इसमें अप्लाई करना है एक्ट बनाने के लिए। ठीक है, जैसे अगर हम लोग देखने जाए कि भाई कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट है, भाई कमर्शियल ट्रांजैक्शंस होते हैं, है ना। तो कमर्शियल ट्रांजैक्शंस होते हैं, उसके लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? भाई दो पार्टीज़ है, ओके, दो पार्टीज़ जो है वो प्रॉपर होनी चाहिए, लीगल होनी चाहिए, इलीगल एक्टिविटीज़ नहीं होनी चाहिए। सो दीज आर डिफरेंट थिंग्स राइट विच आर रिक्वायर्ड ओके फॉर मेकिंग द लॉ। तो उन्होंने क्या किन सब चीज़ों की ज़रूरत है, ठीक है, उसका एक उन्होंने ड्राफ्ट तैयार कर दिया, एक एक्ट बनाने के लिए एक ड्राफ्ट तैयार कर दिया। अब ये जो ड्राफ्ट तैयार होता है दैट इज बीन प्रेजेंटेड ओके
ये इनके सामने ले आउट किया जाता है बिफोर द पार्लियामेंट, बिफोर द लोकसभा एंड द राज्यसभा। अब इन दोनों से अगर समझो बहुमत मिलता है, मतलब दे बोथ अप्रूव इट, ओके, देन वी कैन से दैट दिस एक्ट हैज कम इनटू फोर्स। तो जो ड्राफ्ट है वो फाइनलाइज किया जाता है। पॉसिबली भी लोकसभा राज्यसभा में कुछ तरह के एडिटिंग आएंगे, बोलेंगे भी इंक्लूड नहीं करेंगे, वो इंक्लूड करेंगे, तभी तो इसको हम ड्राफ्ट कहते हैं, है ना। तो जब इसका ड्राफ्ट है वो अप्रूव हो जाता है एडिटिंग डिलीटिंग जो भी करने के बाद, तब वो फाइनल एक एक्ट बन जाता है, ओके। अब जब ये एक्ट बन जाता है उसको एक डेट दिया जाता है कि भाई ये एक्ट है वो इस दिन से लागू होगा या इस दिन से एप्लीकेबल होगा, ठीक है। सो दैट इज बेसिकली एक्ट। सो जब अगर समझो कोई भी लॉ हमें पास करना है तो जब वो ड्राफ्ट फॉर्म में होता है तब हम उसको कहते हैं बिल, एंड दैट बिल इज प्रेजेंटेड बिफोर द हाउसेस, दैट इज लोकसभा एंड द राज्यसभा, ओके, एंड देन व्हेन इट इज अप्रूव्ड, वो बिल है वो फाइनल हो जाता है एज एन एक्ट, okay. I hope it is very clear. So there are two things that we have covered so far. One is 1872, किस year में वो act pass हुआ है, and what is the meaning of act, okay. So these two things are very clear. We'll go to the next one, and that is the meaning of contract, okay. What do you mean by contract? Now before we start with the definition of contract, हम लोगों को एक चीज देखनी है, that ये जो contract है उसको हम लोग ने दो हिस्सों में डिवाइड किया है। उसमें पहला पार्ट आता है दैट इज अग्रीमेंट। इफ यू लुक एट द डेफिनेशन, ओके, ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, देन इट इज सेड दैट एन अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज कॉन्ट्रैक्ट। बट जब हम डेफिनेशन देखते हैं ना तो हमको कुछ भी समझ नहीं आता है कि व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट। भैया हम लोग तो रोज बरोज की जिंदगी में अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट वर्ड तो इंटरचेंजेबली यूज कर रहे थे, अब ये तो कोई और ही बात हो गई भाई, एन अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज कॉन्ट्रैक्ट। तो ये तो भाई अच्छी तरह से समझना पड़ेगा, नहीं तो सब कुछ बाउंसर हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे भाई कॉन्ट्रैक्ट में दो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हम लोगों ने देखे, एंड दैट इज एन अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ। तो ये दो वर्ड्स को हमें समझना जरूरी है अगर हम लोग को समझना है द मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ओके। सो एन अग्रीमेंट एनफोर्सेबल, तो व्हाट वी विल डू इज, ओके, हम लोग वन बाय वन ये कंसेप्ट को समझेंगे, है ना, इन टर्म्स को समझेंगे, ओके, इन ऑर्डर टू हैव द क्लैरिटी ऑफ द डेफिनेशन ऑफ व्हाट कॉन्ट्रैक्ट इज। अरे भैया हम लोग कॉन्ट्रैक्ट एक्ट समझना चाहते हैं, पूरा एक्ट समझना चाहते हैं, तो हम लोगों को पहले इन दो टर्म्स का मीनिंग समझना पड़ेगा, तब जाके हमें समझ पड़ेगा कि भाई कॉन्ट्रैक्ट एक्ट होता क्या है ना, ठीक है। सो नाउ विल प्रोसीड फर्दर, ओके। दैट इज, मैं तुमको एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ, ठीक है। अगर समझो अब तुम्हारा ब्रेक हो गया, ब्रेक इन द सेंस क्लासेस के बीच में मैंने आपको ब्रेक दिया, अब यहां से पूजा जो है वो जाएगी नीचे की शॉप में, ओके, एंड शी विल गो टू द शॉप, राजू काका मुझे एक बिस्किट का पैकेट दो ना। तो राजू काका पूछेंगे भाई कौन सा बिस्किट का पैकेट चाहिए भैया आपको, तो बोलेंगे मुझे सीक एंड फाइंड का बिस्किट का पैकेट चाहिए, सीक एंड फाइंड, सीक एंड फाइंड का पैकेट चाहिए भैया। सीक एंड फाइंड बिस्किट पैकेट, ओके। तो पूजा कहेगी राजू काका मैं आपको 10 रुपए देती हूँ, आप मुझे सीक एंड फाइंड का बिस्किट का पैकेट दीजिए, ठीक है। नाउ यू कैन सी दैट पूजा जो है वो उन्हें 10 रुपए देगी और राजू काका जो है वो उनको देंगे सीक एंड फाइंड का बिस्किट पैकेट, ओके। समझो इसको, पूजा देगी 10 रुपए, 10 रुपए की कीमत तुम क्या जानो राजू काका, तो राजू काका कहेंगे ठीक है मैं आपको सीक एंड फाइंड के बिस्किट का पैकेट दूंगा, 10 रुपए बिस्किट पैकेट, 10 रुपए बिस्किट पैकेट। सो अंडरस्टैंडिंग दिस, ओके। सो यहाँ पे पूजा जो है वो क्या कर रही है, वो एक ऑफर दे रही है किसको, राजू काका को, कि भाई मैं आपको 10 रुपए दूंगी, ओके, तो क्या आप मुझे बिस्किट पैकेट दोगे। तो उसने क्या किया, पूजा ने ऑफर दिया है राजू काका को कि भाई आप मुझे 10 रुपए का बिस्किट पैकेट दोगे
तो राजू काका ने क्या कहा, ओके मैं आपको 10 रुपए का बिस्किट पैकेट दूंगा। तो उसने क्या कहा, ओके मैं आपको बिस्किट पैकेट दूंगा। मतलब यहाँ पे जब पूजा ने 10 रुपए का बिस्किट पैकेट मांगा, क्या राजू काका ने कहा हाँ ठीक है मैं दूंगा? दैट मीन्स यहाँ पे राजू काका ने कर दिया प्रॉमिस कि भाई मैं तुमको बिस्किट पैकेट दूंगा। अब राजू काका ने क्या बोला कि अगर मैं तुमको बिस्किट पैकेट दूंगा क्या तुम मुझे 10 रुपए दोगे? करेक्ट। तो यहाँ पे राजू काका ने क्या ऑफर किया, बिस्किट पैकेट, और यहाँ पे पूजा ने क्या किया, प्रॉमिस। बराबर है कि भाई ठीक है अगर आप मुझे बिस्किट पैकेट देते हो तो मैं आपको 10 रुपए दूंगी, है ना। तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या देखते हैं कि भाई इफ यू लुक एट इट कि भाई पूजा ने राजू काका को 10 रुपए ऑफर किए, किस चीज के लिए, सीक एंड फाइंड बिस्किट पैकेट, 10 रुपए फॉर सीक एंड फाइंड बिस्किट पैकेट, है ना। तो पूजा ने क्या ऑफर किया, 10 रुपए, रामू काका ने क्या ऑफर किया, बिस्किट पैकेट। तो दोनों की तरफ से तुमको नहीं लग रहा है कि भाई दोनों की तरफ से ऑफर गया, है ना, और दोनों ने प्रॉमिस किया कि ठीक है अगर आप 10 रुपए देते हो मैं बिस्किट पैकेट दूंगा, है ना। नाउ विल सी वन डेफिनेशन, ओके, और वहां पे आपको समझ में आएगा। ओके हम लोग जाएंगे ओके इन द डेफिनेशन ऑफ, ओके आप देखोगे दैट पहला वाला डेफिनेशन देखते हैं प्रपोजल और ऑफर का। व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर, ओके वन पर्सन मतलब यहां पे हम लोग देखेंगे दैट इज, यहां पे आपको क्लियर नहीं नजर आएगा, दैट इट इज रामू काका, द पर्सन दैट इज राजू काका इज द वन, द राजू काका इज द वन जो ऑफर कर रहा है, सिग्निफाई कर रहा है। सिग्निफाई मतलब बताना, जताना कि हाँ मैं तुमको बिस्किट पैकेट दूंगा। ओके सो व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग। नाउ अंडरस्टैंड दिस, जब पूजा ने जाके राजू काका को बोला कि क्या आप मुझे सीक एंड फाइंड का बिस्किट पैकेट दोगे, मैं आपको 10 रुपए दूंगी। तो यहाँ पे सेकेंड लाइन देखो, टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग। तो राजू काका के पास 2 ऑप्शंस थे, एक था कि मैं मना कर दूं, दूसरा कि भाई हाँ कर दूं, हाँ कर दे तू मैनू तो प्रॉमिस बन जाएगा। सो यहाँ पे ऑफर जो है उसमें अगर समझो राजू काका ने एक्सेप्ट कर लिया, ओके एक्सेप्ट कर लिया, क्या एक्सेप्ट कर लिया कि भाई ठीक है हाँ मैं आपको मैं बिस्किट पैकेट दूंगा, दैट मीन्स ही हैज अग्रीड, ओके ही हैज अग्रीड, ही हैज सिग्निफाइड हिज असेंट। ओके तो यहाँ पे इफ यू सी व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर his willingness to do or abstain from doing anything with a view to obtaining the assent। एक पर्सन ने ऑफर किया, उस ऑफर में उसने क्या कहा कि भाई उसका इंटेंशन क्या था, उसका इंटेंशन ये था कि उस सामने वाले पर्सन जिसको ऑफर दे रहा था वो अपना अप्रूवल दे, है ना। तो ऐसे सिचुएशन में हमारा एग्जाम्पल अगर हम देखें, ओके तो हमारे एग्जाम्पल में हमने क्या देखा, पूजा ने ऑफर दिया राजू काका को, राजू काका ने ऑफर दिया पूजा को, पूजा ने कहा मैं 10 रुपए दूंगी, राजू काका ने कहा कि मैं मुझे 10 रुपए दोगे तो मैं आपको सीक एंड फाइंड का बिस्किट पैकेट दूंगा, ठीक है। तो यहां पे हम क्या देख रहे हैं कि भाई एक प्रॉमिस है, दूसरा भी प्रॉमिस है ना। तो इफ यू लुक एट आवर डेफिनेशन, इन आवर डेफिनेशन वी कैन सी दैट वन पर्सन सिग्निफाइज द अनदर, दैट मीन्स दोनों ने क्या किया है, ऑफर दिया है एक दूसरे को, ओके तो यहाँ पे दोनों का इंटेंशन क्या है कि भाई आप जो हमें दे रहे हो क्या आप दोगे, दैट इज 10 रुपीज और मे बी द बिस्किट पैकेट व्हाटसोएवर, ठीक है। नाउ वी विल गो टू द सेकंड डेफिनेशन दैट इज प्रॉमिस, सेक्शन 2b, प्रॉमिस का डेफिनेशन देखेंगे। व्हेन अ पर्सन टू हुम द प्रपोजल इज मेड, तो पहला वाला पॉइंट था किसका था, पूजा का था। पूजा ने ऑफर दिया कि मैं 10 रुपए दूंगी, क्यों ऑफर दिया, ताकि राजू काका उसको अपना असेंट दे, कंसेंट दे, अप्रूवल दे, है ना, ठीक है। सो प्रपोजल इज बेसिकली वेयर द पर्सन इज सिग्निफाइंग टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू समथिंग। तो पूजा जो है वो 10 रुपए देना चाहती है राजू काका को, क्योंकि उसको उनसे सीक एंड फाइंड का बिस्किट पैकेट चाहिए,
समझे मेरी बात? ओके, सेकेंड सिचुएशन में प्रॉमिस जो है डेफिनेशन हम लोग देख रहे हैं जो 2B का, उसमें व्हेन द पर्सन टू हुम द प्रपोजल इज मेड, हमारे एग्जाम्पल में प्रपोजल किसको दिया गया है भाई? राजू काका को, है ना। अब राजू काका जो है उसको व्हेन द पर्सन दैट इज पूजा, व्हेन द पर्सन दैट इज राजू काका टू हुम द प्रपोजल इज मेड, he signifies means जो बताते हैं, जताते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, अप्रूव करते कि हाँ भाई मैं आपको बिस्किट पैकेट दूंगा, है ना। एंड द प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड। ओके, जैसे हमने अभी अभी गाना गाया, क्या कहा हमने? हाँ कर दे तू मैनू, है ना। तो यहाँ पे पूजा है, वो गाना गा रही, कह रही हाँ कर दे तू मैनू तो 10 रुपए दे दूंगा, है ना। सो बेसिकली पूजा इज गिविंग 10 rupees if Raju Kaka gives his approval. So if you look at the definition once again, when the person that is Raju Kaka to whom the proposal is made signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted. And the proposal when accepted, अब ये proposal जब accept हो गया, देखो वहाँ पे, जब यहाँ पे मैंने कहा ओके, राजू काका ने क्या कहा? ओके ठीक है, आप मुझे 10 रुपए दो, मैं तुमको बिस्किट पैकेट दूंगा। तो यहाँ पे जब बिस्किट पैकेट उसने एक्सेप्ट किया, ओके सॉरी प्रपोजल को एक्सेप्ट किया, इट टर्न्ड आउट टू बी प्रॉमिस। आप बोलोगे क्या मैम ये दो सिचुएशन में दो ऑफर है? यस, दो ऑफर है। क्या दो एक्सेप्टेंस है? यस। क्या दो प्रॉमिसेस है? यस। अंडरस्टैंड दिस। तो दो जगह पे हमने देखा कि प्रॉमिसेस है। चलो फिर से आ जाएंगे डेफिनेशन पे। हमने क्या देखा कि अ प्रपोजल विच इज मेड बाय पूजा is accepted by Raju Kaka, we can say it is a promise. अब ये promise बन गया है। Okay, that means जब राजू काका बिस्किट का पैकेट देंगे तो पूजा को वो 10 रुपए देने पड़ेंगे, yes or no, है ना। तो दोनों तरफ से आपको प्रॉमिस दिख रहे हैं। एक प्रॉमिस है, दो प्रॉमिस है, एक प्रॉमिस भी हो सकता है, दो प्रॉमिस भी हो सकते हैं, ज्यादा प्रॉमिसेस भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट वर द ऑफर्स। ठीक है ना। अब देखेंगे प्रॉमिसर कौन है, प्रॉमिसी कौन है। सो व्हेन अ प्रपोजल इज एक्सेप्टेड, ओके, व्हेन द प्रपोजल इज एक्सेप्टेड, है ना, प्रपोजल एक्सेप्ट, प्रपोजल किसने दिया? पूजा ने दिया। किसको दिया? राजू काका को दिया। राजू काका ने उसको एक्सेप्ट किया, हाँ किया ना, ओके बोला था कि भाई हाँ बिस्किट पैकेट दूंगा, है ना। ठीक है। सो द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड अ प्रॉमिसर, इज नोन एज द प्रॉमिसर। दैट मीन्स ऑफर किसने दिया? पहला ऑफर दिया पूजा ने। क्या ऑफर दिया? 10 रुपए देंगे, है ना। तो उसको कहेंगे प्रपोजर, प्रॉमिसर, है ना, ऑफरर, है ना। एंड द पर्सन एक्सेप्टिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड द प्रॉमिसी, ऑफरी, है ना। तो यहाँ पे प्रॉमिसी जो है वो कौन है? हमारे एग्जाम्पल में प्रॉमिसर जो है वो पूजा है, प्रॉमिसी जो है वो राजू काका है। ठीक है। नाउ आगे बढ़ते हैं। दैट इज we'll see, 1 minute, हाँ, before we start with the consideration part, we'll go on agreement section 2C, definition देखेंगे हम लोग। ओके, now यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं? every promise and every set of promises। क्या पढ़ा? वापस पढ़ो। every promise and set of promises। हमारे एग्जाम्पल में देखो दिख रहा है प्रॉमिस? यस। दोनों ने एक दूसरे से वादा किया, वादा रहा आपसे हमारा, क्या? 10 रुपए देंगे और बिस्किट पैकेट देंगे, बराबर है ना। तो दोनों की तरफ से प्रॉमिस है, प्रॉमिसेस एंड सेट ऑफ प्रॉमिसेस। ओके, तो दोनों ने जब प्रॉमिस दिया एक दूसरे को तो क्या फॉर्म हुआ? अग्रीमेंट। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्रॉमिस? Promises and every set of promises forming part of agreement. Can you see that? Okay, forming the consideration for each other is an agreement. Forming the consideration for each other is agreement. अब मुझे बोलोगे मैम कंसिडरेशन क्या हुआ? कंसिडरेशन जो है, अब देखेंगे एग्जाम्पल में। कंसिडरेशन क्या है? पूजा है अपनी तरफ से क्या देने वाली थी? 10 रुपए। तो पूजा जो है उसने 10 रुपए जब दिया, ओके, तो रामू काका जो है, राजू काका जो है, उसने क्या दिया? सीक एंड फाइंड का बिस्किट पैकेट दिया, है ना। तो
तो यहां पे पूजा के लिए कंसिडरेशन क्या है, सी कैन फाइंड बिस्किट पैकेट, और यहां पे कंसिडरेशन. सो बेसिकली इफ यू लुक एट द डेफिनेशन दैट इज समथिंग इन रिटर्न. इन सिंपल टर्म अगर आप देखोगे व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कंसिडरेशन, शॉर्ट में याद रखेंगे कंसिडरेशन होता क्या है, दैट इज समथिंग इन रिटर्न. ओके, अगर हमारा एग्जाम्पल देखिए हम, ओके, तो उसमें हम देखें ए एंड बी. ओके, जहां पे ए ने 10 रुपए दिए, बी ने बिस्किट पैकेट दिया. ओके, तो व्हेन ए गिव्स 10 रुपीज, तो ए के लिए कंसिडरेशन बिस्किट पैकेट हुआ और बी के लिए कंसिडरेशन क्या है, वो 10 रुपीज है. यस और नो, है ना. तो इफ यू लुक एट द डेफिनेशन, हम लोग थोड़ा सा डेफिनेशन देखेंगे कंसिडरेशन का. ओके, दैट इज when at the desire of the promiser, the promisee or any other person. Understand this. यहां पे हम लोगों ने ऑलरेडी देखा था डेफिनेशन प्रोमिसर का, हमारे एग्जाम्पल में कौन था, पूजा, है ना. नाउ व्हाट इट सेज, when at the desire of Pooja, the promisee, that is Raju Kaka or any other person, has done or abstained from doing something, does or abstain from doing something, promises to do or abstains from doing something, such act, abstinence, promise is called a consideration for the promise. Okay, इसलिए मैंने कहा कि easy term में याद रखेंगे कि consideration होता क्या है, that is something in return. Okay, कि consideration होता क्या है. Consideration is basically like for example, यहाँ पे हम लोग देखेंगे, अगर हम लोग KG क्लास में पढ़े थे कभी या प्राइमरी में पढ़े थे, तो हम लोगों ने ग्रामर तो पढ़ा होगा कि यहाँ पे हम लोग जब रीड करते हैं डन, डज और प्रोमिसेस, दैट मीन्स पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, ऐसा कुछ तो हल्का हल्का नजर आ रहा है ना. तो यहाँ पे उन्होंने कहा है कि भाई अगर समझो कोई पर्सन है वो प्रॉमिस करता है कि ठीक है आपने मुझे ऑफर किया, उसके सामने मैं अपना हिस्सा परफॉर्म करूंगा, आई विल परफॉर्म माई पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. ओके, तो जो आपको रिसीव हो रहा है वो भी कंसिडरेशन है, आप जो दे रहे हो वो सामने वाले बंदे के लिए कंसिडरेशन है. So in short, we'll remember that something in return is the definition of consideration. So यहाँ पे when at the desire of the promiser, the promisee or any other person, इस concept को और अच्छी तरह से डिटेल में along with the example हम लोग पढ़ेंगे. ओके, जब मैं consideration का concept आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी, बिकॉज यहाँ पे सिर्फ डेफिनेशन तक सीमित नहीं रहना है, हमें कंसिडरेशन का बहुत कुछ आगे डिटेल में पढ़ना है हम लोगों को. तब मैं कवर करूंगी कि जहाँ पे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनी अदर पर्सन, दैट आई विल बी डिस्कसिंग लेटर इन द कमिंग टॉपिक्स. ओके, नाउ तो हम लोगों को एक चीज क्लियरली समझ में आ गया कि भाई व्हाट इज प्रॉमिस, व्हाट इज सेट ऑफ प्रॉमिसेस, व्हाट इज अग्रीमेंट. यहां तक क्लियर है, ठीक है. नाउ आगे देखेंगे हम लोग, वहां पे कि डेफिनेशन हम लोग को नजर आ रहा है, दैट इज वॉइड अग्रीमेंट. एन अग्रीमेंट नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज सेड टू बी वॉइड, है ना. ठीक है, तो यहां पे पहले हम लोग वॉइड अग्रीमेंट का कंसेप्ट समझे, उसके पहले मैं आपको बता दूं कि एनफोर्सेबल, जैसे हम लोगों ने टॉपिक शुरू किया तो हमने देखा था कि भाई अग्रीमेंट क्या होता है. हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट के डेफिनेशन में अग्रीमेंट का मतलब तो समझ लिया कि व्हाट एग्जैक्टली इज अग्रीमेंट. ओके, एन अग्रीमेंट इज बेसिकली अ प्रॉमिस और अ सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द कंसिडरेशन फॉर द प्रॉमिस, फॉर द प्रॉमिसर, है ना. सो बेसिकली अग्रीमेंट क्या होता है वो तो क्लैरिटी मिल गया हम लोगों की, भाई जब दो पर्सन है वो एक दूसरे को अपनी अपनी प्रॉमिस करते हैं जब ऑफर दिया जाता है ना. अब हम लोग देखेंगे द कंसेप्ट ऑफ व्हाट इज एनफोर्सेबल. Okay, now what is enforceable? What is enforceable?
एनफोर्स का मतलब होता है टू फोर्स, ओके, टू फोर्स, ओके। ना इफ आई से के एनफोर्स करना, फोर्स करना, जोर जबरदस्ती करना, ठीक है, जोर जबरदस्ती आप कर सकते हो, लेकिन यहां पे इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट होगा। इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट इज इंपॉर्टेंट, मैंडेटरी, जरूरी है। विथ इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट। आप बोलोगे मैम कुछ समझ नहीं आ रहा है, जरा एग्जाम्पल देके समझाओगे क्या? यस यस डेफिनेटली, एग्जाम्पल देके समझा रही हूं मैं आपको, ओके। अगर समझो मैंने आपके सामने एक बंदूक तान दी और कहा कि भाई आपको ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ेगा, नहीं तो मैं आपको भून दूंगी, और आई शूट यू, यू हैव टू साइन द कॉन्ट्रैक्ट। तो आप बोलोगे मैम ये तो गलत बात हो गई, आप तो हमको डरा रहे हो, धमका रहे हो, ये तो कायदे के अनुसार गलत बात है ना, इलीगल है, आप किसी को इस तरह से धमका नहीं सकते हो, बिकॉज वो बंदा अपनी विलिंगनेस से साइन नहीं करेगा। डू यू अग्री विद दिस, है ना? तो यहाँ पे हम उस फोर्स की बात नहीं कर रहे कि जहां पे डराओ, धमकाओ और फिर अपना काम करवाओ, उसकी बात नहीं कर रहे हैं, ओके। अगर समझो कि भाई यहाँ पे जैसे हमने एग्जाम्पल देखा था कि पूजा ने रामू काका से बिस्किट पैकेट मांगा, राजू काका ने देखा भाई बच्ची छोटी है, ठीक है, उसने पैसे रख लिए, बिस्किट पैकेट नहीं दिया, उसको भगा दिया ऐसे ही, है ना? तो ये लीगल बात हुई कि नहीं, चीटिंग की बात हुई कि नहीं? सो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि भाई वो अपनी मम्मी को ले जाकर बोल सकते हैं कि भाई मम्मी मम्मी मेरे को, मैंने 10 रुपए दे दिए, इसने पैकेट नहीं दिया। तो व्हाट डिड वी डू, वी टुक द हेल्प ऑफ एल्डर्स। तो यहाँ पे जब हमारा कमर्शियल एक्टिविटी होता है, कमर्शियल ट्रांजैक्शन होता है, ऐसी सिचुएशन में इट इज एक्सपेक्टेड कि भाई इफ यू वांट टू एनफोर्स योर टर्म्स, ओके, तो ऐसे सिचुएशन में आप कोर्ट की हेल्प ले सकते हो ना। मेरी बात समझो, ओके। एक एग्जांपल देती हूँ, कमर्शियल ट्रांजैक्शन का एक एग्जांपल देती हूँ, उसके बेसिस पे इस कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। अज्यूम करते हैं देयर इज पूजा एंड राधिका, ओके ना। यहाँ पे पूजा ने अग्री किया कि ठीक है मैं आपको मेंटेनेंस की सर्विस दूंगी, सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस, कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर के मेंटेनेंस की सर्विस दूंगी, फॉर विच राधिका अग्रीड टू पे, ओके, ₹1 लाख, ओके, फॉर ईच सर्विस। ये जो उनके बीच में ट्रांजैक्शन हुआ जहां पे उन्होंने कहा कि ठीक है हम 10 साल के लिए अग्री कर रहे हैं, ठीक है। मैं रिपीट करती हूं, पहले सिचुएशन को समझो, ओके, उसके बाद इंटरप्रीट करो। पूजा जो है वो एक सॉफ्टवेयर कंपनी का सर्विस देती है, ओके, एंड राधिका इज द वन, ओके, हु इज हैविंग हर ओन कॉल सेंटर और समथिंग, ओके। ना यहाँ पे राधिका और पूजा के बीच में ये अग्री हुआ है कि जहाँ पे पूजा है वो मेंटेनेंस, सॉफ्टवेयर के मेंटेनेंस का सर्विस देगी राधिका को, ओके, और राधिका जो है उसके सामने उसको पर सर्विस 1 लाख रुपीज देगी, ओके। तो यू कैन सी देयर आर ऑफर्स, देयर आर प्रॉमिसेस, नाउ अंडरस्टैंड दिस। अगर समझो पूजा जो है उसके पास राइट है सर्विस देने के बाद, सर्विस देने के बाद वो अपने 1 लाख रुपीज क्लेम कर सकती है। डू यू अग्री विद दैट? पूजा के पास राइट है ना कि वो सर्विसेज देने के बाद, मेंटेनेंस का सर्विस देने के बाद वो 1 लाख रुपीज क्लेम कर सकती है, यस, करेक्ट। तो यहाँ पे अगर मैं ये कहूं कि पूजा का ये राइट है, तो आप क्या ये कहना चाहते हो कि राधिका का ये ड्यूटी बनता है कि वो 1 लाख रुपीज पे करना चाहिए? एकदम सही समझे हो, ओके। अगर वो पूजा का राइट है तो राधिका का वो ड्यूटी है टू पे, बराबर है। सो अगर मैं ये कहूं कि राधिका अगर 1 लाख रुपए पे करती है तो क्या ये उसका राइट है कि वो सर्विसेज रिसीव करे? यस, एकदम सही समझे हो। राधिका जो है उसके पास राइट है कि अगर वो पैसे दे रही है तो मेंटेनेंस का सर्विस एक्सपेक्ट कर सकती है और वो एनफोर्स भी कर सकती है। नाउ अंडरस्टैंड दिस कि अगर समझो राधिका ने
1 लाख रुपीज एज एन एडवांस दे दिया, ओके, राधिका ने 1 लाख रुपीज जो है वो एडवांस दे दिया, ठीक है ना। फिर भी पूजा जो है वो अपने मेंटेनेंस का सर्विस नहीं दे रही है, तो क्या यहाँ पे राधिका के पास राइट है कि वो कोर्ट में जाके हेल्प मांग सकती है? यस, तभी तो बात आती है एनफोर्सेबिलिटी की, है ना। और तभी इफ यू सी कि भाई ऑफर दिया, प्रॉमिस हुआ, दैट मीन्स अग्रीमेंट हुआ था कि नहीं बीच में, उन लोगों के बीच में एक मेंटेनेंस का अग्रीमेंट बना, और जब अग्रीमेंट बना उनके बीच में, मेंटेनेंस का अग्रीमेंट जब बना, ओके, दैट मीन्स दे हैड ड्राफ्टेड द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ बोथ द पार्टीज। राधिका का और पूजा का जो भी राइट्स है, जो भी ऑब्लिगेशंस है, ये सब कुछ उस अग्रीमेंट में डिफाइन किया था। अब यहाँ पे अगर समझो पूजा है वो अपने ड्यूटीज है वो नहीं ढंग से निभा रही है, या राधिका है वो अपने ड्यूटीज को ढंग से नहीं निभा रही है, तो इन सर्कमस्टेंसेस में रिस्पेक्टिव पार्टी जिसका राइट अफेक्ट हुआ है वो कोर्ट में जाकर अपना राइट एनफोर्स कर सकते हैं। कोर्ट जो है वो फोर्स कर सकता है उन पार्टीज को कि तुम अपना रिस्पेक्टिव ऑब्लिगेशंस, ऑब्लिगेशंस मीन्स ड्यूटीज, जो अग्री किया था, अग्रीमेंट में लिखा था, और नहीं लिखा है तो जो इम्प्लाइड है उसको तुम परफॉर्म करो, वो तुमको करना पड़ेगा। तो बात आती है एनफोर्सेबिलिटी की, ओके। तो एनफोर्स कर सकते हैं, फोर्स कर सकते हैं, खुद अपनी ताकत से नहीं एनफोर्स कर सकते हैं, हमको कंपल्सरीली कोर्ट का इंटरवेंशन लेना होगा, कोर्ट का हेल्प लेना पड़ेगा। वी विल हैव टू टेक द रिकोर्स ऑफ कोर्ट, वी विल हैव टू टेक द हेल्प ऑफ द कोर्ट, दैट वी विल मेक द पर्सन appear before the court, okay, to enforce our right. Is that point very clear? Okay, so now we have understood two things over here. Agreement का concept तो clearly समझ में आ गया था, है ना, and now enforceability is also very clear, and that is the reason the moment we look at the definition of contract, what do you mean by contract? An agreement enforceable by law, and that is the reason हमने सिर्फ ये नहीं देखा definition में कि enforceable, वहां पे लिखा है एनफोर्सेबल बाय लॉ, एंड लॉ की जब बात आती है तो वहां पे कोर्ट आ ही जाता है, ओके, पिक्चर में। सो अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स करना है, ओके, देन देयर हैज टू बी एन अग्रीमेंट, एंड इफ देयर इज एन अग्रीमेंट, ओके, देन देयर हैज टू बी एन एनफोर्सेबिलिटी, एंड इफ देयर इज एन एनफोर्सेबिलिटी देन ओनली इट विल गिव राइज टू कॉन्ट्रैक्ट, ओके। सो अंडरस्टैंड दिस, ओके। हम लोग एक छोटा सा इक्वेशन लिख लेते हैं ताकि हमको इजीली याद रह जाए, समझ में आ जाए। दैट इज ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू अग्रीमेंट, ओके। और जब अग्रीमेंट में हम जोड़ देते हैं वर्ड एनफोर्सेबिलिटी, ओके, तो वो हमारा बन जाता है कॉन्ट्रैक्ट। अग्रीमेंट में याद रखो कि राइट्स एंड ड्यूटीज, ओके, ऑफ बोथ पार्टीज। समझ में आई बात, ओके, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ बोथ द पार्टीज। Is that point very clear? Right and duties of both the parties. ठीक अच्छे, okay? Now, so what did we see? हम लोग definition देखते हैं अभी contract का। You can see over here, an agreement enforceable by law is contract, okay? तो अगर हमें देखना है भाई कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, तो वहां पे ये दो वर्ड्स जो है वो नजर आने चाहिए। एक तो अग्रीमेंट होना चाहिए भैया, जिससे हम लोगों ने ये कंसेप्ट शुरू किया था, और दूसरा जो है वो एनफोर्सेबिलिटी होना चाहिए। अब ये जब दोनों चीजें मर्ज हो जाती है
तब जाते बनता है कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, और एक बात दिमाग में आई है मेरे, मैं आपको बताती हूँ। ओके, चलो आप मुझे बताओ अब, ठीक है, कि अगर समझो मैं ये कहूँ कि भाई मैंने यहाँ पे पूजा को कमिट किया है कि पूजा लेट्स गो फॉर अ कॉफी, ठीक है, और फिर बाद में उसने कहा नहीं मैम कॉफी में तो मजा नहीं आएगा, एक काम करो हम आपके घर पे मिलते हैं और आप ही हमें पार्टी दो। तो मैंने कहा ठीक है बता दो क्या क्या खाओगे तुम। उसने बोला मैम पिज्जा खाएंगे, बर्गर खाएंगे, कोई एक कोल्ड ड्रिंक मंगा लेना, ये कर लेना, चिप्स मंगवा लेना। मैंने बोला ठीक है चलो डन, आई विल गेट इट, आई विल बी देयर बाय 4, यू ऑल्सो बी देयर बाय 4, ये सारी चीजें मैं ऑर्डर कर देती हूँ, विल सेलिब्रेट इट एट होम, ठीक है। अब मुझे बताओ कि अगर समझो दे केम होम बट आई गॉट माई लेक्चर शेड्यूल्ड एंड आई कुड नॉट be there and I could not even order anything whatever was told. Now in this situation what will happen? Pooja will be absolutely एकदम पेरी पेरी हो जाएगी, है ना, रेड चिली जैसी गुस्सा हो जाएगी कि ये क्या बात हुई, तूने बोला था यार पार्टी करेंगे, अभी तू बोल रही कि भाई मेरा लेक्चर है। तो she can say I will see you in the court. Can she say that? Yes or no? एक चिप्स के लिए, एक बर्गर के लिए, पिज्जा के लिए तुम क्या जानो इनकी कीमत? नो। तो ऐसे सिचुएशन में क्या वो मेरे अगेंस्ट में केस फाइल कर सकती है? दैट इज अ क्वेश्चन। एक और एग्जांपल लेते हैं, चलो ठीक है, रोहन जो है, रोहन ओके, ही इज अपीयरिंग फॉर हिज सीए फाउंडेशन एग्जाम और उसके पेरेंट्स उसको कहते हैं कि भाई अगर तूने इस बार तेरा सीए फाउंडेशन फर्स्ट अटेम्प्ट में रैंक के साथ पास किया, ओके, तो हम तुझे आईपॉड दिलाएंगे, हम तुझे सॉरी आईपैड दिलाएंगे, आईपॉड का जमाना चला गया, आईपैड दिलाएंगे, ठीक है, हम तुझे नई कार दिलाएंगे, विल टेक यू फॉर अ ट्रिप टू डिज्नी। तो भाई रोहन ने कहा कि भाई यार ये तो बहुत सीरियस नोट पे लेना चाहिए, और उसने मन लगा के पढ़ाई करना शुरू किया, ओके, और उसको पूरा 400 से आउट ऑफ 400 मिल गए। जब रिजल्ट आया उसके पेरेंट्स वर शॉक्ड कि भाई इसने तो भाई एकदम 6 का भी मतलब बाउंड्री से भी बाहर बॉल ही नहीं मिल रहा, अभी ऐसा इतना 6 मारा, एंड दे वर सो हैप्पी। एंड फिर रोहन को याद रहता है, रोहन बोलता है कि मम्मी तुमने बोला था कि अगर तुमने इस बार एग्जाम में अच्छा परफॉर्म किया, रैंक लेकर आए, देखो मैं ऑल ओवर इंडिया फर्स्ट रैंक लेकर आया हूँ, अब मुझे जो भी तुमने प्रॉमिस किया था वो अब वो टाइम आ चुका है, अब मेरे हवाले कर दो। आई वॉन्ट टू गो फॉर अ पिकनिक, द ट्रिप टू डिज्नी, आई वॉन्ट टू गो फॉर, आई वॉन्ट द आईपैड एंड रेस्ट ऑल द अदर थिंग्स विच यू आर प्रॉमिस्ड। तो रोहन की मदर कहती है कि भाई वो तो तुझे एनकरेज करने के लिए हमने ये सारी चीजें बोल दी थी, मजाक में बोल दिया था, हमने सोचा कि भाई ठीक है ये सारी चीजें बोल देंगे तो और अच्छी तरह से पढ़ाई करेगा, है ना। तो बोला कि नहीं ये तो गलत बात हुई, आई विल सी यू इन द कोर्ट। क्या ऐसा रोहन कह सकता है अपने पेरेंट्स को? नहीं कह सकता। बोलेंगे मैम क्यों नहीं कह सकता है, ऑफर था, एक्सेप्टेंस था, प्रॉमिस भी किया यहां ले जाएंगे, और उसने अपने प्रॉमिस को, जो उसने प्रॉमिस किया था कि हाँ मैं एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करूंगा, वो प्रॉमिस भी फुलफिल किया। अब पेरेंट्स मना कर रहे हैं कि भाई हम ऐसी कोई प्रॉमिस नहीं करी थी, हम तो मजाक कर रहे थे, तो क्या रोहन उनको कोर्ट में ले जा सकता है? आंसर इज नो। अंडरस्टैंड दिस। यहां पे इस बात को अच्छी तरह से समझ लो। अग्रीमेंट जो होते हैं ना माय डियर, वो 2 तरह के होते हैं, ओके। एक होता है सोशल, ओके, और दूसरा जो होता है वो होता है लीगल। सोशल को हम लोग कहते हैं डोमेस्टिक भी, उसको हम लोग सोशल कह सकते हैं या डोमेस्टिक भी कह सकते हैं, पारिवारिक कह सकते हैं, व्हाटएवर, है ना, सामाजिक कह सकते हैं, ठीक है, सोशल, ओके, कि जहां पे बेसिकली देयर इज नो लीगल ऑब्लिगेशन, देयर इज नो लीगल ऑब्लिगेशन, ओके। और जब हम लोग कहते हैं कि एक लीगल अग्रीमेंट बना है, जैसे हम लोगों ने हमारे एग्जाम्पल में देखा, जब मैं बात करती हूँ रोहन के केस की, तो वो था हमारा सोशल डोमेस्टिक अग्रीमेंट, कि जहाँ पे लीगल ऑब्लिगेशन नहीं होता है और इसकी वजह से हम लोग एनफोर्सेबल नहीं कर सकते,
समझे मेरी बात? हम लोग एनफोर्सेबल नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम बात करें लीगल की, तो यहाँ पे जब लीगल अग्रीमेंट, जैसे हमने पूजा और राधिका का एग्जाम्पल देखा था कि जहाँ पे पूजा ने कमिट किया था कि मैं आपके सॉफ्टवेयर को मेंटेन करूंगी, आई विल प्रोवाइड यू द सर्विसेज फॉर मेंटेनिंग योर सॉफ्टवेयर। ओके, तो ऐसी सिचुएशन में उनके बीच में जो अग्रीमेंट बना था, वहां पे एक लीगल ऑब्लिगेशन अराइज हो रहा था दोनों की तरफ से, कि पूजा कह रही थी कि ठीक है मैं आपको सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस की सर्विस दूंगी, और यहाँ पे जो राधिका है वो कमिट करती है कि ठीक है फॉर एवरी सर्विस आई विल बी पेइंग यू 1 लाख रुपीज। हैव यू गॉट दिस पॉइंट? ओके, तो जब वो अग्रीमेंट बना तो लीगल ऑब्लिगेशन अराइज हुआ, और जब लीगल ऑब्लिगेशन अराइज हुआ, ओके, तो वहां पे एनफोर्सेबिलिटी आ जाती है। ओके, सो इट इज लीगल ऑब्लिगेशन एंड इट इज एनफोर्सेबल। इज दैट पॉइंट वेरी क्लियर? ओके, तो अग्रीमेंट है वो हमको ये चेक करना है कि भाई अग्रीमेंट कितने प्रकार के होते हैं। भाई अग्रीमेंट 2 प्रकार के होते हैं। अगर सोशल ऑब्लिगेशन वाला अग्रीमेंट है तो उसमें एनफोर्सेबिलिटी नहीं आएगी, लेकिन अगर समझो वो लीगल अग्रीमेंट है तो वहां पे लीगल ऑब्लिगेशन होता है रेस्पेक्टिव पार्टीज का कि उनको अपने ऑब्लिगेशंस फुलफिल करने पड़ेंगे। ओके, अदरवाइज दे विल बी एनफोर्सेबल। इज दैट पॉइंट वेरी क्लियर? ओके,